आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो आप लोगों का काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपका कल से स्टार्ट हो रहे हैं। और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डेट है वो सारे जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं और आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन उससे भी जरूरी आपके जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं वह सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी और जो भी आपके प्रश्न है वह सारे प्रश्न जो है आपके जवाब मिल जाएंगे और सारे आपके डाउट जो है खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे ताकि आपको सारे अपडेट जो है समय पर मिलते रहे। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका काउंसलिंग का तिथि है वो जारी हो चुका है। कल से आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और 26 तक जो है आपके शुरू होगी। समझ गए ना? तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको जो है डेट के ऊपर जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है आपको डेट के ऊपर ले चलते हैं, उसके बाद जो भी सवाल होंगे वो सारे सवालों को हम लेंगे। समझ गए ना? तो सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा वो आपको डेट याद दिलाना रहेगा कि आप लोग जो है डेट को याद रख लीजिए कि महत्वपूर्ण तिथि जो है इसमें क्या क्या है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर जो है आवेदन करने की जो तिथि है, यानी कि आप लोग जो है जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसका आवेदन करने का तिथि क्या है वो देख लीजिएगा। 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक है, यानी कि 20 जून से लेकर 26 जून तक आप सभी लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब रहा बात कि फॉर्म जो है कौन कौन बच्चे भरेंगे, तो मैं आपको बता दूं वैसे बच्चे जिनका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है और जिनका रैंक और कैटेगरी रैंक शो कर रहा है वह बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं। और जिनका भी जो है नॉट क्वालिफाई लिखा होगा रिजल्ट के नीचे वह बच्चे जो है नहीं भरेंगे, यानी कि जो बच्चे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में फेल है वह बच्चे काउंसलिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से एक प्रश्न आगे देखिएगा। हम यहाँ पर बात कर ले, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा, प्रथम सूची जारी होगा, यानी कि प्रथम मेरिट लिस्ट जो है जारी होगा। और यह प्रथम मेरिट लिस्ट आपका जो है 2/7/2024 को, यानी कि आपके जुलाई में आएंगे। 2 जुलाई को आपको जो है यहाँ पर आपके जो है क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएंगे। समझ गए ना? फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपके जो है आ जाएंगे। क्लियर है? आगे हम बात कर ले नामांकन की अवधि की। जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसमें जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा उन बच्चों का जो एडमिशन होगा वो तिथि जो है आपकी 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक दिया गया है, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट आ जाते हैं तो 5 दिन तक आपके एडमिशन प्रक्रिया चलेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो वह क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं उन बच्चों के लिए जो है आपको कॉलेज एडिटिंग का एक मौका दिया जाएगा और सेकंड लिस्ट के लिए आपको भेज दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनका एडमिशन हो जाएगा और जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनको कॉलेज एडिट करने का मौका मिलेगा और फिर उनको सेकंड लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। समझ गए ना? उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपका 8 तारीख तक फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन प्रक्रिया, तो फिर जो है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है पोर्टल लॉगिन करके अंतिम रूप से सीट अपडेट किया जाएगा। यानी कि जो ये 5 दिन जिन बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि वो सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे जो है एडमिशन छोड़ भी देते हैं, तो जितना बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो सारे कॉलेज जो है बोर्ड को अपडेट देगा कि हमारे कॉलेज में इतने बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लिया और इतना सीट खाली है। तो क्या होगा कि 9/7/2024 को, यानी कि 9 जुलाई को सारे कॉलेज बोर्ड को अपडेट कर देगी और फिर क्या होगा कि विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप प्रक्रिया के लिए मतलब कि ऑनलाइन आवेदन अवधि दिया जाएगा जो कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में ही रहेंगे। यानी कहने का मतलब है जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 तारीख को आ जाएगा और 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपके जो एडमिशन प्रक्रिया होंगे उसमें क्या होगा
कि एक स्लाइड अप प्रक्रिया होती है। मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइड अप प्रक्रिया क्या होती है, समझ गए ना। ये जो स्लाइड अप प्रक्रिया होता है यह प्रक्रिया होता है, मान लीजिए कि हमने जो है काउंसलिंग कर लिया, 2 तारीख का हमारा फर्स्ट लिस्ट में हमारा दूसरा कॉलेज आ गया और मेरा नंबर ठीक ठाक है, हम चाह रहे हैं कि हमारा ऊपर वाला कॉलेज मिले, तो हम स्लाइड अप प्रक्रिया करते हैं। तो स्लाइड अप प्रक्रिया कहने का मतलब होता है कि आपको उस कॉलेज में जाना होगा, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और फिर आपको अगले राउंड के लिए आवेदन करना होगा, वही कॉलेज आपको कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका वह कॉलेज जो है सेफ रहेगा फर्स्ट लिस्ट वाला, और सेकंड लिस्ट में आपको जो एक नया कॉलेज आवंटन होगा तो वो कॉलेज को आपको छोड़ना होगा और फिर उस कॉलेज में आपको जाना होगा। इसका फायदा भी होता है और इसका नुकसान भी होता है, जो मैं आपको एक वीडियो में डिटेल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, वैसे बच्चों को जो फर्स्ट लिस्ट में जिनका कॉलेज मिलेगा, चाहे प्राइवेट मिले गवर्नमेंट मिले, उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको स्लाइड अप करने का प्रक्रिया है, यानी कि हम सेकंड लिस्ट में जाना चाहते हैं, सेकंड लिस्ट की प्रक्रिया में हमारा नाम किस कॉलेज में आएगा वो हम निर्धारण करना चाहते हैं, तो सेकंड लिस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, समझ ना। उसके बाद क्या होगा समझिएगा, उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिन विद्यार्थियों का चयन प्रथम सूची में कहीं नहीं होता है उनके लिए नया विकल्प भरने अथवा पुनः विकल्प परिवर्तन करने की अवधि दिया जाएगा। मैंने बोला ना कि जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं होगा तो उनको सेकंड लिस्ट के लिए जो है एडिट का मौका मिलता है, जो कि आपको मिलेगा 10 तारीख से लेकर 11 तारीख, 2 दिन जो है आप अपने एडिट कर सकते हैं, कॉलेज को इधर उधर कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट लिस्ट में किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया, तो उसके अनुसार से आप अपना जो फिलिंग चॉइस है कॉलेज का उसका जो है चयन कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और टोटल काउंसलिंग में आपको जो है 30 कॉलेज का चयन जो है करना होता है, समझ गए ना। यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गए। आगे यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद जब आप एडिटिंग कर लेंगे तो द्वितीय सूची जो है जारी होगा, वो कब होगा, तो 12/7/2024 को होगा, यानी कि 12 जुलाई 2024 को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। और इनमें जिन बच्चों का नाम आएगा उनका एडमिशन तिथि जो है कब तक है, तो 13 से लेकर 16 तक है। यानी कि जैसे आपका सेकंड लिस्ट आ जाएगा उसके बाद जो है 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच जो है आप अपना सेकंड लिस्ट वाले एडमिशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर सवाल आएगा कि क्या सेकंड लिस्ट में अगर आपको जो है मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या आप जो है स्लाइड अप कर सकते हैं, तो स्लाइड अप का मौका दिया जाता है सेकंड लिस्ट में भी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा फिर से उनको जो है थर्ड लिस्ट के लिए रहने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो ये एडमिशन प्रक्रिया की तिथि देख रहे हैं ना, इसमें आपको परिवर्तन देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। ये जो डेट निकल गया है ना, तो बिहार बोर्ड का कभी भी डेट जो है सही तरीके से काम नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा कि जो ये आपका एडमिशन का डेट है ना वो आगे पीछे होते रहेगा, बढ़ेगा, यानी जो यहाँ डेट लिखा गया इससे आगे ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, समझ गए ना। उसके बाद देखिएगा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप से सीट का उद्ययन कर दिया जाएगा 17 तारीख को। जैसे सेकंड लिस्ट का एडमिशन 16 तक हो जाएगा तो 17 को पूरे कॉलेज बिहार के प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज जो है फिर से वो पोर्टल पर जाएंगे और बोर्ड को अपडेट करेंगे कि हमारे कॉलेज में सेकंड लिस्ट में इतने एडमिशन हुए और इतने बच्चे बच गए। उसके बाद क्या होगा कि तृतीय लिस्ट जो है जारी होगा कब, आपका 19 तारीख को तृतीय लिस्ट जारी हो जाएगा। और तृतीय लिस्ट का जो है आपका एडमिशन प्रक्रिया 20 से लेकर 22 तक चलेगा, यानी तृतीय लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा उनका एडमिशन जो है 20 से लेकर 22 तक चलेगा। और उसके बाद क्या होगा कि फिर जो है आपके यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा कि प्रशिक्षण संस्थान जो है तृतीय लिस्ट जारी होने के बाद जब एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा तो फिर से वो अपने कॉलेज का अपडेट करेगा। कब तक, 23 तारीख को वो मतलब सारे बोर्ड को अपडेट कर देंगे कि तृतीय लिस्ट में हमारे कॉलेज में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया और हमारे कॉलेज में इतने सीट बाकी रह गए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जारी करेंगे उसके बाद एक नोटिस जारी होगा और जिसमें आपको जो है स्पॉट एडमिशन, उसके बाद जो है आपका स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो स्पॉट एडमिशन में उसमें भी फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें भी जो है नंबर के आधार पर आपको ऑफलाइन जो है प्रक्रिया के माध्यम से आपका होता है, समझ गए। तो ये पूरा प्रक्रिया है जो कि आपको बताया जाएगा, समझ गए ना। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी समस्या या दिक्कत आती है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं, या इस ईमेल आईडी पर जो है अपनी परेशानी को बता सकते हैं, समझ गए ना, क्लियर है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरते हेतु आवेदन ITI मतलब कि आईडी, उनका रोल नंबर एवं पासवर्ड जन्म तिथि आधारित होगा। आवेदन के निलंबित मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP डालते ही CAF जो है स्वीकार कर लिया जाएगा।
यानी कि जो आप काउंसलिंग कीजिएगा उसको खोलने के लिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है तिथि है। अब रही बात कि काउंसलिंग करने में आपको जो है कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में भी जो है आपको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम उसको यहाँ पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका जो है काउंसलिंग फी की बात कर ले तो काउंसलिंग करने के लिए आपको जो है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी या सामान्य वर्ग से होंगे, जनरल से होंगे, उनको जो है 500 रुपए दिया जाएगा, और जो बच्चे एससी, एसटी एवं अन्य दिव्यांग से होंगे उनको 350 रुपए दिया जाए लगेगा। पहले से मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ बोला गया है कि प्रथम द्वितीय, देखिएगा प्रथम द्वितीय और तृतीय सूची में नामांकन के बाद जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में, सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार जो है 200 रुपए प्रति विद्यार्थियों की दर से कुल राशि जो है डिमांड राशि के माध्यम से समिति प्रशिक्षण संस्थानों को राशि भेज दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जो ये आपको ऑनलाइन बिहार बोर्ड ले रहा है 500 और 350 रुपए, ये जो काउंसलिंग फी तो सारे कॉलेज को देगी, कॉलेज 1 रुपए नहीं लेगा, ये काउंसलिंग फी आपका जो है लगेगा। समझ गए ना, ये समझ गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और भी महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। समझ गए ना? जी हाँ, यहाँ पर जो है और भी एक महत्वपूर्ण चीजें दी गई है। आरक्षण की बात कर लेते हैं तो आरक्षण आपको मिलता है, ये 5% ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिलता है। समझ गए ना? और यहाँ पर कोई चीज है नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि अधिकतम शुल्क जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि प्राइवेट कॉलेज जो है ज्यादा से ज्यादा जो है 1,20,000 रुपए जो है ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। अगर इससे ज्यादा रुपए लेगा तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इस वर्ष जो है प्राइवेट कॉलेज का जो शुल्क है वह बिहार बोर्ड ने निर्धारण किया है कि 60,000 जो है प्रति वर्ष लेगा। 60,000 करके 2 साल का 1,20,000 रुपए जो है शुल्क निर्धारण किया है। इससे ज्यादा अगर कोई कॉलेज लेता है तो आप उसके ऊपर जो है कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि शैक्षिक अर्हता के बारे में भी जो है बात किया है कि कौन कौन से लोग जो है इसमें भाग ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उच्च माध्यमिक स्तर यानी क्लास 10+2 में जो है परीक्षा में कम से कम आपका 50% अंक होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, ईबीसी और आपका बीसी का। और जो बच्चे एससी, एसटी और पीएच वाले हैं उनको 5% का जो है मतलब कि छूट दिया, 5% का छूट दिया गया है नामांकन में। साथ ही साथ जो बच्चे मौलवी परीक्षा पास किए हुए हैं उनको भी 50% होना चाहिए। और वैसे अभ्यर्थी जो कि 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत हासिल किए हैं तो उनको भी जो है आपको 10+2 योग्यता हासिल के लिए डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र होंगे। यानी वैसे अभ्यर्थी जो 10+2 के वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल रखते हैं वो भी बच्चे जो है डीएलएड में नामांकन लेंगे। लेकिन वैसे बच्चे जो केवल आईटीआई किए होंगे, केवल पॉलिटेक्निक और केवल आईटीआई किए हैं 10th के बाद, समझिएगा 10th के बाद जो है आईटीआई की बात कर ले या पॉलिटेक्निक की बात कर ले तो वैसे बच्चे जो है डीएलएड में नामांकन नहीं लेंगे। देखिए वो डीएलएड में नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे, ये साफ तौर पर यहाँ पर लिख दिया गया है। क्योंकि आईटीआई और जो पॉलिटेक्निक होता है, अगर आपने उसमें जो है सब्जेक्ट भी लिया होगा, वोकेशनल कोर्स किया होगा तो आप पात्र है। लेकिन अगर केवल आईटीआई, केवल पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप पात्र नहीं है। समझ गए? ये आपका स्पष्ट रूप से बोला गया है। और हमने जो है इस वीडियो में आपको डीएलएड काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन थे वह सारे बता दिए हैं। और आपसे अंत में निवेदन करेंगे कि आप लोग घबराइएगा नहीं, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, कल कोई बच्चा काउंसलिंग मत कीजिएगा, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग कॉल और मैसेज पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।